पहले तो ये इलेक्शंस बहुत पहले अनाउंस हो जाने चाहिए थे। मेरे ख्याल से राज्यसभा में 2021 से खाली है और पिछले 10 महीने से ये दोनों सीटें, चाहे बड़गाम है नगरोटा है, खाली है। एज़ पर लॉ 6 महीने के अंदर ये इलेक्शंस होने चाहिए थे, बट नहीं हुए। बट देर आए दुरुस्त आए। जहाँ तक तैयारी की बात होती है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो हमेशा इलेक्शन के लिए तो तैयार ही रहती हैं। तो उनका रूटीन का काम रहता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने वर्कर्स के साथ, वोटर्स के साथ इन टच रहते हैं। बट लेकिन एक बार जब इलेक्शंस अनाउंस हो जाते हैं तो ऑब्वियसली जो सरगर्मी है वो बढ़ जाती है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ दिनों में जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है पार्टी की वो बैठेगी और कैंडिडेट का नाम भी अनाउंस हो जाएगा और क्या पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी रहेगी, कैंपेन कैसे रहेगा, उसके ऊपर भी फैसले जो हैं आने वाले कुछ दिनों में लिए जाएंगे। कंसिडरेशन में कितने उम्मीदवार हैं? जी देखिए, वो तो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी डिसाइड करेगी पार्टी के अंदर कौन सा कैंडिडेट बेस्ट है। अभी हमने हाल ही में वहाँ पे इलेक्शन लड़ा है और हमारे कैंडिडेट जो वहाँ पे हैं उन्होंने अच्छे खासे वोट लिए, 17-18 हज़ार वोट लिए। तो ऑब्वियसली पार्टी का जो नज़र है वो उसके ऊपर भी है। बाकी ऑफिशियली पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के पास ये मैंडेट होता है ऑफिशियली ये डिसाइड करना कि कैंडिडेट कौन रहेगा। तो हम उसका इंतज़ार करेंगे। 1-2 दिन के अंदर मेरे ख्याल से वो अनाउंस हो जाएगा और उसके बाद आप देखेंगे कि जो सिलसिला है इलेक्शन का, कैंपेन का, वो भी शुरू हो जाएगा। सर, क्या लगता है आपको, क्या इस बार हवा तब्दील होगी? देखिए, मैं एक बात तो बहुत अहम है कि 10 महीने पहले जब ये इलेक्शंस हुए तो उमर साहब 2 जगह से इलेक्शन लड़ रहे थे और बहुत बढ़ चढ़कर उन्होंने वहाँ के लोगों को ये भरोसा दिलाया कि बड़गाम के साथ ये ज़्यादती हुई है, वो ज़्यादती हुई है, बड़गाम को हमेशा अनरिप्रेजेंटेड रखा गया है। और लेकिन जिस दिन उन्होंने ये इलेक्शन जीता वो गांदरबल चले गए और यहाँ के लोगों को फिर से एक बार सियासी तौर उन्होंने यतीम कर दिया और वैसे ही छोड़ दिया। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को इस चीज़ की ओर अपना ध्यान देना चाहिए कि उनके साथ जो वादे किए गए, क्या उन वादों के ऊपर कोई काम हुआ पिछले 10 महीने में। कितनी बार उमर साहब ने वहाँ जाकर पर्सनली जो वोट लिए उसका जायज़ा लिया या उनके कामों का कोई जायज़ा लिया। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को उस चीज़ की ओर ध्यान देना चाहिए और ये फ़ैसला लेना चाहिए कि उनके लिए कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो सही है, लोकल होना चाहिए, उनके हमसायेदारी में होना चाहिए, जिसके पास आप देर सवेर सुबह शाम कभी भी कोई मसला हो वहाँ लेकर जा सकें। आप किसी ऐसे कैंडिडेट को वहाँ पे चुन लें जो रहते गुपकार में होंगे और इंतखाब वहाँ पे लड़ने आए हैं, या रहते कुपवारा में होंगे और इलेक्शन लड़ने वहाँ आए हैं। तो आई थिंक ऐसे कैंडिडेट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ इनजस्टिस करते हैं, नाइंसाफ़ी वोटरों के साथ होती है। पहले तो ऑर्डर निकाला, ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि मिनिस्टर साहिबा कहते हैं कि मेरे को यही नहीं पता है ऑर्डर किसने निकाला और हमारी तो इन्फॉर्मेशन की बात हुई। तो बड़ी आसान सी चीज़ है, उनको जहाँ पे भी उनको डिनाइबिलिटी की ज़रूरत होती है वो बोल देते हैं हमें तो इसके बारे में पता नहीं है। हालांकि सरकार की पूरी मंजूरी और उनकी नॉलेज के बाद ऑर्डर निकला, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसके ऊपर शोर मच गया, इसके ऊपर सबकी नज़र जो है वो इस मसले के ऊपर आई, तो फिर उसके बाद बली का बकरा बना दिया CEO को और उनको वहाँ से सस्पेंड कर दिया या अटैच कर दिया फर्दर ऑर्डर्स तक के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ सरकार को जिम्मेवारी इसके ऊपर लेनी चाहिए, मंत्री को जिम्मेवारी इसके ऊपर लेनी चाहिए। मंत्री साहिबा ये नहीं कर सकती हैं हर बारी कि वो किसी और के कंधे के ऊपर गोली चलाएं और जब उनका हाथ पकड़ने की बारी आती है तो वो उन्हीं को कुएं में धकेल देते हैं और ख़ुद अपनी कुर्सी को बचाते हैं। तो ये लोगों को ये सारी चीज़ें जो वो कर रहे हैं ये समझ आती है। ऐसा नहीं है कि आज हम कोई उस दौर से में रहते हैं या उस ज़माने में रहते हैं जहाँ लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचती है या वहाँ कम्युनिकेशन नहीं पहुँचता है। तो आई थिंक सरकार को हर एक मसले के ऊपर जो ये वो हर बारी कभी दिल्ली का हवाला देते हैं, कभी LG साहब का हवाला देते हैं। मैं समझता हूँ सरकार को जिम्मेवारी अपने कंधों के ऊपर लेनी चाहिए और जो जिम्मेवारियाँ उनको है, जो वोट लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ उनको दिया है, उस वोट की कदर करनी चाहिए और उन उम्मीदों के ऊपर खरा उतरना चाहिए।